शिक्षण विधियों का नया तरीका। शिक्षण विधियों को हम किस प्रकार से कवर करें, कॉन्फिडेंस कैसे आए, रिवीजन पूरा कैसे करें, इसके लिए एक नया तरीका निकाला है कि 8 दिन 8 प्रश्न रीट के लिए सारी हिंदी की शिक्षण विधियां कवर, पूरा काम हो जाएगा। है प्रश्नों का ही माध्यम, लेकिन ये प्रश्न है वो अन्य प्रश्नों जैसे प्रश्न नहीं है। इनमें आपको लिखना है बीच बीच में, तो आप रजिस्टर ले लें और साथ साथ में जहां भी आपको आवश्यकता पड़े वहां आप लिख लें, पूरा वीडियो देखें। ये देखिए आप पहला प्रश्न, बालकों में सद्वृत्तियों का विकास करना भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है, ये प्रश्न है। तो इसमें सारे उद्देश्य वो कवर हो जाएंगे। ज्ञानात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य, अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य, सौंदर्य अनुभूति पर उद्देश्य। तो ये कौन सा है? अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है, अभिवृत्त्यात्मक। ये देखिए, अब ये अन्य में आप देखेंगे भाषा शिक्षण के बहुत सारे उद्देश्य अलग अलग किताबों में, गाइड में अलग अलग प्रकार से दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भाषा शिक्षण के मुख्यतः 6 उद्देश्य होते हैं। 6 में से 4 हैं वो बोर्ड पर लिखे हुए हैं। तो इसमें आप ये देखिए, ज्ञानात्मक उद्देश्य वो होता है जिसमें हमें परिभाषा है, संज्ञा है, जैसे संज्ञा की परिभाषा, भेद जानना, भाषाई तत्वों का ज्ञान होना, कोई भी चीज़ हम सीखते हैं वो ज्ञानात्मक उद्देश्य में आएगी। ध्वनि है, उसका वर्गीकरण करना, ध्वनि के बारे में जानना, ये सारा का सारा है वो कंटेंट वगैरह, सारे विषय वस्तु सारी है वो किस में होती है? ज्ञानात्मक उद्देश्य में होती है। कौशलात्मक उद्देश्य, तो कौशलात्मक उद्देश्य में कौशल है वो भाषा में 4 होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये तो क्रम हो गया। इसके बाद में कौशलात्मक उद्देश्य में आपको इनडायरेक्ट रूप से ध्यान रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार ये होता है ना कि जैसे एक बालक कहानी रचना करना सीखता है, यह भाषा का कौन सा उद्देश्य है? तो ये कौशलात्मक उद्देश्य, इसमें सारा का सारा है वो कौशलात्मक उद्देश्य में आएगा। चाहे सुनना है, चाहे बोलना, चाहे लिखना, चाहे पढ़ना। एक बालक मौन वाचन करना सीखता है तो भी ये कौशलात्मक उद्देश्य ही है। तो कौशलात्मक उद्देश्य हो गए। कौशल है वो 2 प्रकार के और होते हैं। एक अर्थ ग्रहणात्मक, यहां देखो, अर्थ ग्रहणात्मक। दूसरा है अभिव्यक्ति परक, अभिव्यक्ति परक। अर्थ ग्रहणात्मक उद्देश्य वो 2 हैं। हम अर्थ ग्रहण करेंगे सुन करके, तो सुनना आ जाएगा। दूसरा है वो क्या आ जाएगा? पढ़ना आ जाएगा। सुनना और पढ़ना ये दोनों क्या है? अर्थ ग्रहणात्मक। अभिव्यक्ति परक उद्देश्य ये भी 2 हैं। ये 2 कौन से होंगे? हम अपने आप को अभिव्यक्त करेंगे बोलकर, तो बोलना और लिखना, जो ये कौशलात्मक उद्देश्य हो गया। अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है, ये ऊपर बता दिया, सद्वृत्तियों का विकास करना। यानी बालक है उसमें जैसे सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना, बड़ों की आज्ञा मानना, ये अनुशासन में रहना, ये सब चीजें वो क्या हैं? ये पूरी की पूरी अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य में आएगी। सौंदर्य अनुभूति परक उद्देश्य में एक ही चीज ध्यान में रखनी है, और वो क्या है कि ये कविता शिक्षण का सबसे प्रमुख उद्देश्य माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण है। सौंदर्य अनुभूति परक उद्देश्य है, इसको रागात्मक उद्देश्य भी कहते हैं, रसात्मक उद्देश्य भी कहते हैं, समीक्षात्मक उद्देश्य भी कहते हैं। इसका संबंध है वो ज्यादातर है वो कविता से होता है या फिर नाटक से होता है। ये 4 तो हो गए, अब 5 और 6 यानी 2 उद्देश्य और बच गए। तो एक है अभिरुचि परक उद्देश्य, 5वां हम इसमें ले सकते हैं अभिरुचि परक उद्देश्य। बालक है वो भाषा और साहित्य में रुचि ले, ये अभिरुचि परक उद्देश्य है। 6ठा उद्देश्य है वो है सृजनात्मक उद्देश्य। इसका रचना शिक्षण से अधिक संबंध होता है। सृजनात्मक या रचनात्मक उद्देश्य कविता शिक्षण में भी होता है, जबकि ये कहानी शिक्षण और उसमें प्रमुख रूप से पाया जाता है। ये भाषा शिक्षण के 6 उद्देश्य हो गए। उद्देश्यों का जो आप टैक्सोनॉमी ब्लूम की है वो आपको अलग से ध्यान में रखना है कि ब्लूम ने सबसे पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य है उसके 6 क्रमित सोपान दिए थे, क्रमशः सोपान दिए: ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ये आपको क्रमशः ध्यान में रखने हैं। रीट जैसी एग्जाम में बेस प्रश्न ही ज्यादा पूछे जाते हैं, तो बीएस ब्लूम का आपको भूलना नहीं है। बीएस ब्लूम ने 1956 में
ये ज्ञानात्मक उद्देश्य है, इसका ये विभाजन, क्रमित विभाजन है वो किया था। तो ये उद्देश्यों की बात हो गई। उद्देश्यों में मेरी समझ में इससे अलावा कोई ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए प्रश्न ये आता है कि एक बालक स्वर व व्यंजन ध्वनियों में अंतर करना सीखता है, तो ये किस प्रकार का उद्देश्य है? ये ज्ञानात्मक उद्देश्य। समझ में आ गया? बस ये ध्यान में रखना है। अगला देखो आप, अगला प्रश्न देखिए। वास्तविक खेलों पर आधारित शिक्षण विधि है। वास्तविक खेलों पर आधारित शिक्षण विधि कौन सी है? बालोद्यान विधि, प्रायोजना विधि, डाल्टन विधि, बेसिक शिक्षा प्रणाली, ये 4 शिक्षण विधियां दी हुई है। हिंदी शिक्षण विधियों को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, परंपरागत शिक्षण विधियां यानी प्राचीन शिक्षण विधियां और अर्वाचीन शिक्षण विधियां। अर्वाचीन शिक्षण विधियां आधुनिक शिक्षण विधियां हैं। आधुनिक शिक्षण विधियों पर ही प्राय प्रश्न पूछा जाता है। प्राचीन शिक्षण विधियां हैं, उनमें हमें प्रश्नोत्तर विधि को ले सकते हैं। प्रश्नोत्तर विधि का दूसरा नाम सुकरात विधि होता है। बस इतना याद रखना है। बाकी ये व्याख्या विधि है, सारी की सारी है वो प्राचीन विधि ही मानी जाती हैं। जैसे कंठस्थ विधि है, अभ्यास विधि है, ये सारे पहले चलते थे और ये सारी की सारी किस में आएगी? परंपरागत शिक्षण विधि में आएगी। ये नवीन शिक्षण विधियां हैं। बालोद्यान विधि नाम दे दिया। बालोद्यान विधि का दूसरा नाम है वो किंडरगार्टन है। किंडरगार्टन, किंडरगार्टन है जर्मन भाषा का शब्द है। किंडर का अर्थ बाल होता है, किड का, किंडर से क्या बना? किड बना, और गार्टन से गार्डन बना, उद्यान बना। जर्मन भाषा का शब्द है। अब यहां देखिए आप, पहले तो प्रश्न का उत्तर देख लें। वास्तविक खेलों पर आधारित शिक्षण विधि है तो ये बालोद्यान है। खेल विधि, खेल विधि के जनक में आज तक भी झंझट यानी संशय वो बना हुआ है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि खेल को विधि के रूप में आविष्कृत सबसे पहले वास्तव में ही कुक ने किया था। कुक है वो इसके वास्तविक जन्मदाता हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में एक शिक्षण विधि के रूप में इसको प्रयुक्त है वो सबसे पहले फ्रोबेल ने किया था, किंडरगार्टन विधि के रूप में। तो ये पहली शिक्षण विधि मानी जाती है खेल शिक्षण की, यानी खेल विधि है। सबसे पहली खेल विधि है किंडरगार्टन विधि है, बालोद्यान विधि है, किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन विधि में 1-2 बातें और हम लेंगे, लेकिन पहले देखो आविष्कारक देख लो, चारों के आविष्कारक देख लो। बालोद्यान विधि के आविष्कारक कौन है? फ्रोबेल। प्रायोजना विधि, प्रायोजना विधि के आविष्कारक हैं किलपैट्रिक। दूसरा नाम इनसे जुड़ा हुआ है जॉन डीवी। जॉन डीवी का विचार था, जॉन डीवी किलपैट्रिक के गुरु थे। किलपैट्रिक ही आपको मानना है, ये प्रश्न पूछा जा चुका पहले। तो किलपैट्रिक है वो इनके आविष्कारक हैं। प्रायोजना विधि को प्रोजेक्ट विधि कहते हैं, इसे योजना विधि भी कह देते हैं। डाल्टन विधि, डाल्टन विधि है, इसके आविष्कारक हैं पार्कहर्स्ट, हेलन पार्कहर्स्ट। बेसिक शिक्षा प्रणाली के गांधी जी, ये गांधी जी हो गया। तो ये चारों जो नवीन शिक्षण विधियां हैं उनके जनक हो गए, जनक ध्यान में रह गए। अब ये किस देश के हैं? ये भी हो सकता है। किंडरगार्टन में फ्रोबेल हैं, फ्रोबेल जर्मनी के हैं, फ्रोबेल जर्मनी के हैं। किलपैट्रिक और पार्कहर्स्ट दोनों अमेरिका के हैं, और गांधी जी हैं वो भारत के हैं। ये हो गया। इसके बाद में एक खास बात एक ध्यान में रखनी है आपको, और वो क्या ध्यान में रखनी है कि खेल के आधार पर शिक्षण विधियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो वास्तविक खेल पर आधारित शिक्षण विधियां, एक खेल भावना पर आधारित शिक्षण विधियां। वास्तविक खेल पर आधारित शिक्षण विधियां 2 हैं, किंडरगार्टन है, मॉन्टेसरी विधि है। मॉन्टेसरी विधि को शास्त्रीय विधि कहते हैं। अब ये मॉन्टेसरी विधि के बारे में विस्तृत रूप से अगले प्रश्न में जानेंगे। खेल भावना पर आधारित जो शिक्षण विधियां हैं वो 2 हैं, एक डाल्टन विधि है और एक प्रायोजना विधि है। ये दोनों है वो खेल भावना पर आधारित शिक्षण विधियां हैं, प्रायोजना विधि और डाल्टन विधि, ये दोनों इससे संबंधित है। तो खेल भावना पर आधारित हो गई, और एक वास्तविक खेल, तो वास्तविक खेल विधि है वो बालोद्यान विधि में है और या फिर मॉन्टेसरी विधि में। ये हमने सूचना है वो इससे ले ली। अब एक दूसरी बात और ध्यान में रखेंगे कि ये जो शिक्षण विधियां हैं चारों, ये कितने वर्ष से लेकर के कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए हैं। तो
तो आइए हम ये देखते हैं। बालोद्यान विधि है वो 4 से 8 वर्ष तक की, 4 से 8 वर्ष तक के बालकों के लिए। प्रायोजना विधि है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। डाल्टन विधि है, ये 8 वर्ष से अधिक, कुछ किताबों में 6 वर्ष दिया हुआ है, लेकिन 8 वर्ष ही सही है। 8 वर्ष से अधिक की उम्र के बालक हैं उनके लिए थी। बेसिक शिक्षा प्रणाली है, ये गांधी जी वाली है, ये 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए 7 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा है वो दी जाए। इसके बाद में खास बात देखो, बालोद्यान विधि है, इसमें किंडरगार्टन इसको क्यों कहते हैं कि इसमें विद्यालय है वो तो उद्यान होता है, बालक हैं वो पौधे होते हैं, और शिक्षक है वो माली होता है, इसलिए इसको बालोद्यान विधि कहा जाता है। इसमें खेलों का महत्व है, गेंद वाले खेल का सबसे अधिक महत्व माना जाता है। गेंद है ना, उससे ही जो है वो उसमें एक्टिविटी है वो चलती रहती है, बाकी कोई ज़्यादा आपको इसमें ज़रूरत नहीं है। इसमें बाल गीतों का, शिशु गीतों का सर्वाधिक महत्व है। अगर ये आ जाए प्रश्न कि किस विधि में शिशु गीतों का सर्वाधिक महत्व है, तो वो कौन सी विधि है? किंडरगार्टन विधि है। दूसरा देखो, प्रायोजना विधि है, इसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि प्रायोजना विधि है उसमें पाठों की वो सारी चीजें हैं, वो हमने आगे वाले एक प्रश्न में ले लिए, तो वहां मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये देखो डाल्टन विधि, डाल्टन विधि है, इसको डाल्टन विधि क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि अमेरिका के डाल्टन शहर में 1913 में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया, इसलिए इसको डाल्टन विधि कहा जाता है, क्योंकि उस शहर का नाम क्या था? डाल्टन था। डाल्टन विधि कहते हैं 8 वर्ष के से अधिक उम्र के बालकों के लिए ये विधि इजाद की गई। बस इतना इसमें आपको खास ध्यान में रखना है डाल्टन विधि में। ये भी हम आगे ले रहे हैं। बेसिक शिक्षा प्रणाली है वो 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। इसका एक दूसरा नाम भी है वर्धा योजना, क्योंकि वर्धा सम्मेलन में 1937 में गांधी जी ने ये योजना प्रस्तुत की थी, तब इसको क्या कहते हैं? वर्धा योजना भी कहते हैं। और ये एक सहसंबंध विधि है, सहसंबंध विधि मानी जाती है। सहसंबंध विधि है, उसमें भी मैं आपको बता दूं कि सहसंबंध विधि है, उसमें सहसंबंध 2 प्रकार के होते हैं, एक लंबीय और एक क्षितिजीय। चर्चा हम विस्तृत रूप से आगे कर रहे हैं। तो यहाँ प्रश्न का उत्तर हो गया। एक बार फिर से प्रश्न देख लो, क्योंकि हमें इसमें हर जगह वो भटकेंगे, अपने प्रश्न से भटकेंगे तभी तो हम नहीं अटकेंगे, भटकेंगे तभी तो नहीं अटकेंगे। तो ये आप कमेंट करके बताओ कि आपको समझ में आ रहा है क्या, ये तरीका अच्छा है क्या, आपका रिवीजन हो सकता है क्या? आप तुरंत वो कमेंट करके बता दें। ये मेरी समझ में पर्याप्त है, मैं जितना जानता हूं उतना, जहां तक मेरा विचार है वो ये है कि आप इसमें से प्रश्न कर सकेंगे। ये हमें आउट ऑफ सिलेबस की बात कर रहे हैं पहले, इसमें पहले दिन तो पूरी की पूरी, लेकिन इसमें से प्रश्न आ जाएगा। अगर हिंदी में नहीं आएगा तो एसएसटी में आ जाएगा, किसी दूसरे में, साइंस में आ जाएगा, कहीं न कहीं मेथड में आपको ये प्रश्न है वो मिल सकते हैं। नवीन शिक्षण विधियां इंपॉर्टेंट होती हैं। वास्तविक खेलों पर आधारित शिक्षण विधि है बालोद्यान विधि। तो 2 विधि आपको बता दी, एक तो बालोद्यान यानी किंडरगार्टन विधि है, और दूसरी विधि है वो मॉन्टेसरी विधि है। ये दोनों ही है वो वास्तविक खेलों पर आधारित है। अगला प्रश्न देखिए, अब ये रहा आपका तीसरा प्रश्न, आप भी पढ़ सकते हैं साथ में। मॉन्टेसरी विधि के बारे में कौन सा विकल्प संगत नहीं है? मॉन्टेसरी विधि के बारे में कौन सा विकल्प संगत नहीं है? ऐसा अगर प्रश्न आता है तो नहीं को आपको राउंड कर लेना चाहिए, और जो नहीं है वो छांटना है आपको। यह विधि 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए थी, तो बिल्कुल सही है। मॉन्टेसरी विधि है वो 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। इसमें पढ़ने से पहले लिखना सिखाया जाता है, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मॉन्टेसरी है वो पढ़ने की अपेक्षा लिखना है उसको अधिक सरल मानती हैं, और वो ये मानती हैं कि लिखना है वो अधिक साइंटिफिक होता है। लिखना कौशल है, उससे अन्य कौशलों का विकास आसानी से किया जा सकता है। ये एक व्यष्टि शिक्षण विधि है, ये भी सही है। अब आप में से कुछ ये सोच रहे हैं वही व्यष्टि शिक्षण विधि क्या होती है? तो ये 2 प्रकार की शिक्षण विधि हम ले सकते हैं, एक व्यष्टि शिक्षण विधि है, एक समष्टि शिक्षण विधि है। व्यष्टि शिक्षण विधि का मतलब है वैयक्तिक भिन्नता के आधार पर एक एक को बताना, तो बच्चे को एक एक को उसकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षण करवाना है, वो व्यष्टि शिक्षण कहलाता है। उसको ही व्यष्टि शिक्षण कहते हैं। वैयक्तिक शिक्षण है और वैयक्तिक भिन्नता के आधार पर है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें कर्मेंद्रिय की शिक्षा पर बल दिया जाता है, ये असंगत है।
ये संगत नहीं है। तो उत्तर ये होगा मांटेश्वरी विधि है, उसमें कर्मेंद्रिय की शिक्षा ज्ञानेंद्रिय से पहले दी जाती है, लेकिन बल किस पर दिया जाता है? बल दिया जाता है ज्ञानेंद्रिय की शिक्षा पर। कर्मेंद्रिय की शिक्षा पहले, ज्ञानेंद्रिय की शिक्षा बाद में, और सबसे बाद में भाषा व गणित की शिक्षा दी जाती है। ये इनका शिक्षा क्रम होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। लिखना कौशल है, लेखन कौशल पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। इसको शास्त्रीय विधि भी कहते हैं, शास्त्रीय विधि भी कहा जाता है। और गत्ते या प्लास्टिक के जो अक्षर स्वरूप होते हैं उन पर अंगुली फिराकर पहले बच्चे की मांसपेशियां वो पुष्ट की जाती हैं, उसके बाद में उसको लिखना सिखाया जाता है। सबसे पहले कलम पकड़ना सिखाया जाता है, उसके बाद में उसमें ऊपर ऊपर है वो उसको फिराएगा, उसके बाद में वो शास्त्रीय के द्वारा यानी ध्वनि का शास्त्रीय करके लिख लेगा। और ये शब्द के रूप में इसकी इकाई है वो लेखन शिक्षण की शब्द होती है। ये वर्ण के रूप में नहीं लिखाते बल्कि शब्द के रूप में लिखाते हैं। शब्द के रूप में क्यों लिखाते हैं इसका भी एक कारण है। जैसे मान लीजिए ये पंखा है, तो इसमें पंखा शब्द है वो लिखा हुआ होगा फ्लैश कार्ड पर, और पंखा शब्द उसके बाद में वो प और ख बताएंगे। तो इसकी इकाई है वो क्या होती है? शब्द होती है। ये आपको जानना है, ये पर्याप्त है। किसके बारे में? मांटेश्वरी विधि के बारे में। अगला प्रश्न देख लो। देखो नवीन शिक्षण विधियां है वो हम लगभग कवर कर लिए और कवर कर लेंगे। आज का अपना टॉपिक है उसमें भाषा शिक्षण उद्देश्य, इसके अलावा जो भी शिक्षण विधियां नवीन है उनके बारे में सामान्यतः प्रश्न पूछा जा सकता है। यह एसएसटी के लिए भी काफी उपयोगी है। तो ये मुख्य चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। डाल्टन विधि में कितने प्रकार के पाठ होते हैं? मैंने उस समय भी आपको बताया था कि डाल्टन विधि के बारे में आगे बात करेंगे। तो ये देखिए इसमें 3 प्रकार के पाठ होते हैं। 3 प्रकार के पाठ होते हैं, उनके नाम है ठेका पाठ, दूसरा देखो या पाठ का ठेका, एक ही बात है। दूसरा है निर्दिष्ट पाठ, निर्दिष्ट पाठ। तीसरा है इकाई पाठ। ये 3 होते हैं। पूरा पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम बालक को ठेके के रूप में दिया जाता है कि आपको एक सत्र में ये पाठ्यक्रम पूरा करना है। वो पाठ्यक्रम पूरा का पूरा पाठ्यक्रम है उसको ही ठेका पाठ कहते हैं, पाठ का ठेका देते हैं। तो ये वार्षिक होता है यानी पूरे सत्र का होता है, और इसके 10 पार्ट होते हैं। 10 माह के लिए ही ये योजना होती है, 12 माह के लिए नहीं होती, 2 माह की छुट्टी रहती है, 2 माह की छुट्टी। तो 10 माह का होता है। निर्दिष्ट पाठ है ये साप्ताहिक होता है, यानी फिर उसको एक सप्ताह के पाठ में, सप्ताह में 7 दिन होते हैं लेकिन 2 दिन की छुट्टी रहती है, तो ये 5 दिवसीय कार्यक्रम होता है पूरा। 5 दिन में जो पढ़ाया जाना है वो निर्दिष्ट पाठ होता है। इसके अलावा ये इकाई पाठ है, ये इसको दैनिक पाठ भी कहते हैं, ये रोजाना पढ़ाया जाने वाला। इस प्रकार से ये 3 पाठ होते हैं। ज्यादा इसमें आपको कोई लेना देना है वो नहीं देखना है। डाल्टन विधि है, इसमें कुछ खास बातें हैं जहां प्रश्न पूछा जा सकता है। एक तो डाल्टन विधि में कक्षा कक्ष के स्थान पर प्रयोगशालाएं होती है, तो प्रयोगशालाओं का अधिक महत्व है वो किस में होगा? डाल्टन में होगा। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि इसमें परीक्षाएं नहीं होती, बल्कि जो प्रगति लेखा या लेखा चित्र होता है उसके आधार पर ही, प्रगति लेखा चित्र होता है उसके आधार पर अगली कक्षा में क्रमोन्नत कर दिया जाता है, परीक्षाएं नहीं होती। ये 2 बात आपको खास ध्यान में रखनी है। शिक्षक है वो केवल पथ प्रदर्शक के रूप में होता है, वो कक्षा में जिस प्रकार से परंपरागत शिक्षण करवाया जाता है वो डाल्टन विधि में नहीं होता है। ये डाल्टन विधि की खास बात हो गई, और ज्यादा की जरूरत मेरे अनुसार नहीं है। ये डाल्टन विधि आपको। नेक्स्ट प्रश्न देखो, 5वां प्रश्न, सुमेलित नहीं है। ये अभिक्रमित अनुदेशन विधि है, वो भी आधुनिक है, उसके बारे में भी प्रश्न पुटअप किया जा सकता है। तो ये देखिए रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, ये बीएफ स्किनर ने ही किया 1954 में। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के आविष्कारक कौन है? नॉर्मन ए क्राउडर है। मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन है, इसके गिलबर्ट है, ये गिलबर्ट है। स्वनिर्देशित अभिक्रमित अनुदेशन है, इसके स्टूलरो नहीं है। इसका मतलब उत्तर कौन सा हो जाएगा? चौथा। ये सुमेलित नहीं है। नहीं आने पर आपको ये क्रॉस करना ही है प्रश्न में। एक प्रश्न गलत होने का मतलब भी बहुत कुछ होता है, तो वो गलत नहीं होना चाहिए। और ये देखें आप स्वनिर्देशित अभिक्रमित अनुदेशन, तो ये
गलत है। इसका मतलब है अभिक्रमित अनुदेशन है, उसके कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार है, उनमें आपको ध्यान में रखना है कि ये स्वनिर्देशित अभिक्रमित अनुदेशन है वो फिर है किसका? स्टूलर का नहीं है। तो ये रॉबर्ट मैकग्रेकर का है, रॉबर्ट मैकग्रेकर। कौन सा है? स्वनिर्देशित अभिक्रमित अनुदेशन। फिर स्टूलर है वो किसके आविष्कारक है? ये यहां 4 विकल्प है तो 4 ही अनुदेशन आए ना। तो 5वां एक और होता है कंप्यूटर आधारित, कंप्यूटर आधारित अभिक्रमित अनुदेशन, उसके स्टूलर है। ये 5 हो गए, देख लो 5 आसानी से हो गए। 3 के नाम आपको अलग से याद रखने हैं। यही प्रश्न ज्यादातर पूछा जाता है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन को बाह्य अनुदेशन कहते हैं, ये सरल होता है, बाह्य अनुदेशन। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन को आंतरिक अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं, ये आंतरिक होता है। हो गया। इसके अलावा देखो मैथेटिक्स अभिक्रमित, इसको अवरोही कहते हैं, ये अवरोही होता है। बस इससे काम चल जाएगा। आपको यह भी ध्यान रखना है कि अभिक्रमित अनुदेशन है वो अमेरिका में, सबसे पहले अमेरिका में इसकी शुरुआत की गई। ये अमेरिका, जितनी भी हैं ज्यादातर शिक्षण विधियां नहीं है वो कहाँ है? अमेरिका से उसका संबंध है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में हो गया। बहुत ज्यादा गहराई में जाने की चीज रीट है वो नहीं है। अगला प्रश्न देखिए। इकाई विधि के जनक हैं मॉरिसन, माइकल शेमर, एलन वाशबर्न। तो ये मॉरिसन है। इकाई विधि के जनक कौन है? मॉरिसन है। ये विकल्प जो लिए गए हैं वो भी किसी न किसी शिक्षण विधि के जनक हैं। तो इसमें आप देखिए कि ये दूसरे हैं वो किसके जनक है, ये हमें देखना है। दूसरे हैं वो किसके जनक हैं? तो यहां पे ये लिख लें माइकल शेमर है, इसमें ध्वन्यात्मक विधि के हैं। माइकल शेमर है वो ध्वन्यात्मक विधि। ध्वन्यात्मक विधि वो होती है जिसमें ध्वनियों पर अधिक बल दिया जाता है, अर्थ पर नहीं। ध्वन्यात्मक विधि है, इसे ध्वनिसाम्य विधि भी कहते हैं। जो हम आगे कौशलों का विकास है उसमें वाचन शिक्षण में ध्वनिसाम्य विधि लेंगे, तब ध्वन्यात्मक विधि के बारे में आपको बता देंगे। एलन है, एलन सूक्ष्म शिक्षण के, सूक्ष्म शिक्षण के जनक एलन है। फिर है वाशबर्न, वाशबर्न है वो विनेटका योजना के आविष्कारक है। विनेटका एसएसटी में पूछ सकते हैं। विनेटका की, विनेटका पद्धति एक ऐसी पद्धति होती है जिसमें वैयक्तिक भिन्नता पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। वैयक्तिक भिन्नता के आधार पर शिक्षण करवाया जाता है, वैयक्तिक भिन्नता। ये था आपका 6ठा प्रश्न जिसमें आपको जनक है वो मुख्य रूप से बता दी गई। इतने मेरी समझ में पर्याप्त हैं, कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है, पहले वाले आपको बताई दिए। अगला प्रश्न, परीक्षा बहुत नजदीक है इसलिए हम बहुत ज्यादा टाइम है वो तो नहीं लगाएंगे ने, बहुत ज्यादा टाइम है वो आपके पास भी नहीं है, लेकिन आप बार बार है वो कमेंट करते हैं जिससे कि मैं भी देखता रहूं कि भाई आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या आपको दिक्कत है। आप जितना मैं पढ़ाऊं उतना तैयार कर लोगे तो भी कुछ रिवीजन आपका हो जाएगा और आप बहुत कुछ है वो कर सकते हैं, आप में कॉन्फिडेंस आएगा। 7वां प्रश्न देखिए, द्वितीय भाषा शिक्षण विधि नहीं है। द्वितीय भाषा शिक्षण विधि नहीं है। हिंदी है वो 2 तरह से पढ़ाई जाती है। हम पूरे क्षेत्र को 2 भागों में बांट देते हैं। एक तो हिंदी भाषी क्षेत्र है, दूसरा है अहिंदी भाषी क्षेत्र, यानी जहां पर हिंदी है वो प्रथम भाषा नहीं है, मातृभाषा नहीं है। मातृभाषा है वो शिक्षण का माध्यम होती है। और ये आपको जो गांधी जी वाली है ना बुनियादी शिक्षण योजना, उसमें आपको ये खास ध्यान रखना है। जो अभी हम आगे एक और ले रहे हैं तो वहां ये ध्यान रखना है कि मातृ शिक्षण का माध्यम मातृभाषा हो, ये गांधी जी का कहना था। तो यहां देखिए आप द्वितीय भाषा शिक्षण की विधियां होती हैं कुछ, जैसे अंग्रेजी मान लो आप कि अंग्रेजी हमें किस विधि से पढ़ते हैं, अंग्रेजी हमारे द्वितीय भाषा के रूप में, वो जो शिक्षण विधियां हैं वो यहाँ पर आएंगी। तो ये विधि है व्याकरण अनुवाद विधि। ये जो इंग्लिश में आप पढ़ते हो ना ग्रामर ट्रांसलेशन,
ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, ये व्याकरण अनुवाद विधि होती है। तो ये तो है, प्रत्यक्ष विधि भी है, सैनिक विधि भी है, कौन सी नहीं है? आगमन विधि नहीं है। तो आगमन विधि है वो द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि नहीं है। उत्तर कौन सा हो जाएगा? आगमन विधि। ये व्याकरण शिक्षण विधि है जो हम आगे पढ़ेंगे। इन तीनों के बारे में थोड़ा सा जान लेना जरूरी है। देखो, व्याकरण अनुवाद विधि है, ये प्राचीनतम शिक्षण विधि है किसकी? द्वितीय भाषा शिक्षण की, बहुत ही पुरानी है। इसमें रटने पर बल दिया जाता है, ये मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इज डन इन ट्रांसलेशन मेथड, यानी शब्द से अनुवाद किया जाता है, अक्षर से अनुवाद इसमें किया जाता है। अनुवाद ही मुख्य इसमें होता है। इसके 3 अंग होते हैं जिनमें अनुवाद सर्वाधिक प्रमुख है, यानी व्याकरण भी होता है, अनुवाद भी होता है, इसके अलावा मातृभाषा होता है। ये 3 इसके प्रमुख अंग होते हैं। मातृभाषा के माध्यम से ही अनुवाद करके इसमें पढ़ाया जाता है। इसमें 2 कौशलों का विकास तो ठीक हो जाता है, लेकिन बोलना और सुनना यानी समझना, इन कौशलों का बिल्कुल भी विकास नहीं हो पाता है। ये मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, इसमें कौशलों का विकास है वो क्रमशः नहीं होता है। ये व्याकरण अनुवाद विधि के बारे में है, लेकिन इनकी स्वयं शिक्षण मालाएं हैं वो प्रचलित हैं किस विधि में? व्याकरण अनुवाद विधि में। व्याकरण इसमें अलग से पढ़ाया जाता है, व्याकरण का महत्व होता है, मातृभाषा का भी महत्व होता है। ये विधि है वो बहुत ही मितव्ययी होती है, इसमें ज्यादा शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि बालक वो आसानी से समझ जाते हैं क्योंकि माध्यम मातृभाषा होता है। दूसरा देखो आप, प्रत्यक्ष विधि है, ये डायरेक्ट मेथड है। प्रत्यक्ष विधि है, इसको हम प्राकृतिक विधि भी कहते हैं। ये इसमें वस्तु और अर्थ दोनों के बीच में प्रत्यक्ष संबंध होता है, प्रत्यक्ष से संबंध होता है। इसमें साक्षात बालक क्रिया वस्तु को देख करके अर्थ खुद ही समझ लेता है। इसमें बालक के स्वयं अपना उसका अर्थ खोजता है, उसको ये अवसर मिलता है। प्रश्नोत्तर प्रविधि के माध्यम से इसमें शिक्षण करवाया जाता है। बालक की मौखिक अभिव्यक्ति बहुत ही शानदार हो जाती है। 2 कौशलों का विकास सर्वाधिक होता है, बोलना और सुनना। फिर भी इसमें वाचन और एक लेखन, इन 2 कौशलों का की अवहेलना की जाती है, इनको इतना महत्व नहीं दिया जाता। व्याकरण आगमनात्मक विधि से पढ़ाया जाता है, व्याकरण अलग से नहीं पढ़ाया जाता। व्याकरण को इसमें महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि मातृवत शिक्षण होता है। मातृभाषा वर्जित है, फिर भी शिक्षण मातृवत होता है, क्योंकि जो भाषा पढ़ाई जाती है इसमें वही माध्यम होता है। तो प्रत्यक्ष विधि में आपको ये ध्यान में रखना है, प्रत्यक्ष विधि में बालक सक्रिय रहता है, जबकि अनुवाद विधि में सक्रिय नहीं रहता, वो वहां पर निष्क्रिय श्रोता ही बना रहता है। सक्रिय रहने का एक कारण है वो ये भी है कि इसमें टीचिंग एड्स का ज़्यादा प्रयोग होता है। बालक के शिक्षण में रुचि लेता है और वो अध्यापक के साथ बना रहता है, यानी एक जीवंत सा माहौल क्लास में रहता है। सैनिक विधि है, इसमें केवल आपको नाम याद रखना है, इसको संगठनापरक विधि भी कहते हैं। इसमें भाषा की संगठना पर अधिक बल दिया जाता है। सैनिक विधि इसलिए कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिकन सैनिक हैं, उनको पढ़ाने के लिए इस विधि को काम में लिया गया था। बस ये आगमन विधि हमें व्याकरण में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लास्ट प्रश्न है 8वां प्रश्न, ये देखो आप, भाषा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? भाषा अर्जित संपत्ति है, बिल्कुल सही है। भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है, ये भी सही है। भाषा संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की ओर अग्रसर होती है, ये सही है। संयोगात्मक भाषा है वो संस्कृत है, हिंदी है वो वियोगात्मक है। भाषा सरल से कठिन की ओर अग्रसर होती है, ये बात सही नहीं है। भाषा कठिन से सरल की ओर, संस्कृत कठिन थी इसलिए हिंदी बनी, ये भाषा की विशेषता। बाई चांस पूछ लें तो आपको ये ध्यान में रखना है, भाषा सामाजिक होती है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है बल्कि अर्जित संपत्ति है। भाषा कभी रुकती नहीं है, भाषा सदैव परिवर्तनशील होती है, विकासशील होती है। भाषा का एक मानक रूप होता है, 2 भाषाएं संरचना के रूप में कभी भी मिलती नहीं है, पृथक पृथक होती है। ये भाषा के बारे में था। तो आज हमने शिक्षण विधियों से संबंधित 8 प्रश्नों पर डिस्कस किया। आप कमेंट करके बताएंगे कि क्या ये उपयुक्त तरीका है, आपको इससे फ़ायदा हो रहा है क्या, जल्दी कमेंट करके बता दें। कल
इसी वक्त हम फिर पढ़ेंगे। फिर यही 8 प्रश्न है, वो नेक्स्ट 8 प्रश्नों से पूरी शिक्षण विधि है वो कवर कर लेंगे। धन्यवाद।